हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है। सो आवर टुडेज टॉपिक इज 9th स्टैंडर्ड chapter science 1 chapter number 5 acids bases and salts part 1. This video is the part 1 of this chapter. You can get the part 2 and part 3 in my channel. So ये chapter बहुत ही interesting है and this chapter comes in chemistry, part of the chemistry, and it is very interesting chapter. बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एसिड क्या होता है, आज बेस क्या होता है, सॉल्ट सॉल्ट मतलब वो नहीं है जो तुम्हारे घर पे आता है, कॉमन सॉल्ट। वो भी एक सॉल्ट है, लेकिन यहाँ पर हम किसी और सॉल्ट्स की भी बात करेंगे। So don't skip this video, watch it full, and also press before starting, please like and subscribe my channel, and also press the bell icon button and share the video. So let's start. अब शुरू करते हैं। एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स। सो एग्जैक्टली ये एसिड्स क्या होते हैं? एसिड के एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एक एसिड है, सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब एसिड्स है। बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और भी कई बेसिस है। और सॉल्ट्स में हम लोग ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सो अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। हमने चैप्टर नंबर 4 यानी कि मेजरमेंट ऑफ मैटर में आयोनिक कंपाउंड्स और आयोन्स और रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपकी 9th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री का बेस है। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाई गई थी। सो आप पहले वो भी देख सकते हैं। तो हमने देखा था कि आयोन्स क्या होते हैं। आयोन्स तब फॉर्म करते हैं जब एक एटम कुछ अपना इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है, और फिर वो कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। चलो उनके बारे में ही पढ़ते हैं। Ionic compounds. So, ionic compounds. The molecule of an ionic compound has two constituents, namely cation, positive ion or basic radical, and anion, negative ion or acidic radical. There is a force of attraction between these ions as they are oppositely charged, and that is called the ionic bond. The force of attraction between one positive charge on a cation and one negative charge on an anion makes one ionic bond. The outermost shell of a sodium and a chlorine atoms is not a complete octet. However, outermost shells in both the Na sodium and Cl chlorine ions are complete octet. An electronic configuration with a complete octet indicates a stable state. Further, an ionic compound or a bond is formed between the oppositely charged sodium and chlorine ions, and therefore an ionic compound, sodium chloride, having very high stability is formed. So ionic compound form होते हैं mainly दो दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। वो पहला होता है कैटायन यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज आयन और बेसिक रेडिकल, और एक दूसरा होना चाहिए एनायन यानी कि एक नेगेटिवली चार्ज और एसिडिक रेडिकल। सो ये दोनों ही इन दोनों से ही एक आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। ये दोनों एक आयोनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं। यू वी हैव लर्न दैट ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट, और वो एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे और उससे एक कंपाउंड फॉर्म होगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया है सोडियम और क्लोराइन का। सोडियम के पास एक प्लस चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज, और क्लोराइन के पास एक नेगेटिव चार्ज है। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। और ये दोनों पहले एटम्स होते तभी ये लोग स्टेबल नहीं होते, लेकिन जब वो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है क्लोराइन को और क्लोराइन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, वो एटम्स से आयॉन्स बन जाते हैं। आयॉन्स बनने के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि सोडियम के भी लास्ट शेल में 8 हो गए और क्लोराइन के भी लास्ट शेल में 8 हो गए। अब ये दोनों स्टेबल है, तो अब ये दोनों के पास एक चार्ज भी आ जाता है। सोडियम के पास पॉजिटिव, क्लोराइन के पास नेगेटिव, और फिर वो दोनों अट्रैक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट, ये कंपाउंड। हम लोग चलिए देखते हैं एक फिगर। देखिए फिगर में ही मैंने दिखाया है सोडियम एटम, क्लोराइन एटम,
देखो एक जाता है क्लोराइड में सोडियम से, फिर अट्रैक्शन की वजह से वो साथ में बनाते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। अब हम लोग देखते हैं डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। डिसोसिएशन अर्थ है मतलब सेपरेशन, अलग करना। आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म होने के बाद उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल, क्योंकि वो जो अट्रैक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है और बहुत ज़्यादा एकदम पकड़ के रहते हैं। उन्हें अलग करने का एक मेथड होता है, वो है डिसोसिएशन। An ionic compound forms an aqueous solution on dissolving in water. In the solid state, the oppositely charged ions in the ionic compound are sitting side by side. When an ionic compound begins to dissolve in water, the water molecules penetrate in between the ions of the compound and separate them from each other. That is to say, an ionic compound dissociates during formation of an aqueous solution. सो आयोनिक कंपाउंड का डिसोसिएशन कैसे किया जाता है? तो जब डिसोसिएशन प्रोसेस में आयोनिक कंपाउंड है उसे पानी में मिक्स किया जाता है। कभी भी तुम ऐसा मत करना कभी कि वो आयोनिक कंपाउंड में पानी मत डालना, पानी में आयोनिक कंपाउंड डालना। अगर आयोनिक कंपाउंड में पानी डालोगे तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा, या फिर इट कैन हर्ट ऑल्सो यू। इसीलिए हम लोग हमेशा पानी के अंदर आयोनिक कंपाउंड डालते हैं। ओके, सो वो डिजॉल्व होता है और उसके बाद वो जो आयोनिक कंपाउंड होता है ना, वो उन एटम्स के बीच में चला जाता है और उन्हें सेपरेट कर देता है बीच की जगह में। So when an ionic compound begins to dissolve in water, the water molecules penetrate in between the ions of the compound and separate them from each other. Okay, और फिर आयोनिक कंपाउंड डिसोशिएट्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एन एक्वेस। तो फिर ये जो सोल्यूशन बनता है ना पानी और वो आयोनिक कंपाउंड का, वो एक्वेस सोल्यूशन हो जाता है। ओके, उसे हम लोग एक्वेस बोलते हैं। उसे ब्रैकेट में AQ लिखते हैं ना, उसका फुल फॉर्म होता है एक्वियस। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो मैंने 3 एग्जांपल्स दिए। पहला है हाइड्रोसाइनिक एसिड को हम लोग अगर डिसोसिएशन करेंगे, पानी में डालेंगे तो वो अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन और प्लस साइनाइड आयन, वो अलग हो गए ना। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर डिसोसिएशन करेंगे तो अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये अलग अलग हो गए। मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक आयन प्लस क्लोराइड आयन्स, सो ये अलग अलग हो गए। सो ये होता है डिसोसिएशन का प्रोसेस। ओके, अब हम लोग अगले टॉपिक पे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे आर्हेनियस थियरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब तुम लोगों ने पहले सुना होगा, अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा भी होगा कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। सो एक्चुअली एसिड्स सोर इन टेस्ट होते हैं, बेसिस भी होते हैं बिटर इन टेस्ट। लेकिन हम लोग को अगर कोई 2 सॉल्यूशंस दे दे और बोले ये कौन सा एसिड है कौन सा बेस है आइडेंटिफाई करो, तो तुम क्या उसे टेस्ट करोगे? ऐसे तो हम लोग किसी भी अनजान चीज़ को टेस्ट तो नहीं कर सकते। We cannot drink anything like that only. It can also harm us. So हम लोग क्या करेंगे, एक आर्हेनियस ने एक थियरी दी है, उसके हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि एसिड है वो क्या बेस है। So let's see. The Swedish scientist Arrhenius put forth a theory of acid and bases in the year 1887. This theory gives definitions of acids and bases as follows. Acid. An acid is a substance which on dissolving in water gives rise to H plus ion as the only cation. मैं फिर से बता देता हूँ, cation मतलब positively charged ion. For example, hydrochloric acid, sulfuric acid, H2SO3, that is carbonic acid. सो आर्हेनियस ने एक थियरी दी, वो एक स्वीडिश साइंटिस्ट था 1887 में, कि एसिड कभी एक एसिड होगा। एसिड का एक डेफिनेशन दिया है कि जब भी एक सब्सटेंस पानी में यानी कि पानी में डालने के बाद यानी कि डिसोसिएशन करने के बाद H प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयोन्स को देगा, एज मतलब हाइड्रोजन आयोन्स उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आयोन्स ही कैटायन होंगे, मतलब उसके पास सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन ही कैटायन होगा, वो एसिड होगा।
जैसे कि HCl है, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें आगे H है। सो मेनली यही बता रहा है कि आर्हेनियस की थियरी बताती है कि एसिड वो है जिसके आगे H है। ओके, सो HCl में H है, H2SO4 में आगे H है, H2CO3 में आगे H है। और उसने और भी बताया है कि जब आप HCl को पानी में डालो तो फिर आप ना उसका डिसोसिएशन होगा, और उसमें आपको एक ही जो कैटायन होगा वो H ही होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ H। एनायन कोई भी हो चलेगा, लेकिन जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा वो सिर्फ H होगा, तो वो एसिड है। एक एग्जांपल देख लेते हैं HCl का ही। अभी ये HCl है, अभी इसे पानी में हमने डाला। अब पानी में डालने के बाद H अलग हो गया, Cl अलग हो गए। अब H इकलौता है, पानी के H भी इससे मिक्स हो जाएंगे। सो ये H ये अकेला है जो एक कैट आयन है, और सिर्फ H ही है। सो H ये बन जाएगा एक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। अब बेस, a base is a substance which, on dissolving in water, gives rise to the OH minus ion as the only anion. For example, NaOH, CaOH hold wise 2. So, अभी क्या होता है, बेस में उससे वो एकदम डिफरेंट है। बेस में आखिर में OH लिखा होगा ना, वो वाला एक बेस है। जैसे NaOH, उसमें OH लिखा होगा, CaOH, उसमें लास्ट में OH होना चाहिए। और आर्यस ने कहा जब उस सोल्यूशन को तुम पानी में डालो, जैसे कि NaOH को मैं पानी में डालूँ तो Na और OH अलग हो जाएंगे, और उसमें सिर्फ जो एनायन होगा वो सिर्फ और सिर्फ OH होना चाहिए, और कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ OH होना चाहिए। सो पानी में डालने के बाद जब सिर्फ OH एन आयन यानी कि नेगेटिवली चार्ज आयन होगा तो वो एक बेस हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी मेनली रख सकते हो कि लास्ट में OH होगा तो बेस, आगे H होगा तो एसिड। जैसे HCl में आगे H है तो एसिड है, NaOH में आगे पीछे OH है तो वो एक बेस है। वैसे OH का फुल फॉर्म है हाइड्रोक्साइड। हाँ, मैंने एग्जांपल भी एक इमेज में दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही पानी में डाला, अलग अलग हो गए, और सिर्फ OH एक एनायन है। कैटायन कोई भी हो चलेगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस को और फर्दर भी क्लासिफाइड किया है स्ट्रॉन्ग वीक में। पहले देखते हैं, एसिड्स एंड बेसिस आर क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट टू विच दे डिसोशिएट इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन। डिसोसिएशन के बेसिस में उन्हें स्ट्रॉन्ग और वीक किया जाता है क्लासिफाई। Strong acid. On dissolving in water, a strong acid dissociates almost completely, and the resulting aqueous solution contains mainly H plus ions and the concerned acidic radical. For example, HCl, HBr, HNO3, H2SO4. So strong acid कौन सा होता है, जो एसिड पानी में डिसॉल्व होने के बाद एक डिसोशिएट कंप्लीटली, एकदम एकदम मिल जाता है, एकदम डिसॉल्व हो जाता है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, ऑलमोस्ट 99% डिजोल्व हो जाता है, और मेनली H प्लस आयन ज़्यादा होते हैं और बाकी के रेडिकल्स एसिडिक, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। वीक एसिड उल्टा होता है, वो एकदम डिसॉल्व नहीं होता। weak acid, on dissolving in water, a weak acid does not dissociate completely. The resulting aqueous solution contains H plus ion and the concerned acidic radical in small proportion, along with large proportion of undissociated molecules of the acid. For example, CH3COOH, that is acetic acid, उसे बोलते हैं CO2. So क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में ना बहुत सभी मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन वीक एसिड में सभी मॉलिक्यूल्स सेपरेट नहीं होते, कुछ ऐसे के ऐसे ही रह जाते, बहुत कम मॉलिक्यूल्स हमें सेपरेट हुए दिखते हैं, ज़्यादा ऐसे वैसे के जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। ओके, सो ये वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल तो मैंने बोला था HCl, HBr। वीक एसिड के एग्जांपल CH3COOH, दैट इज एन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ना उसमें यूज किया जाता है, आप लोग पीते हो ना पेप्सी एंड दैट ऑल थम्स अप, दैट इज ऑल यूज्ड एसिटिक एसिड दे यूज। CO2 तो पता ही है। सो
वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का ये डिफरेंस था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एक इमेज दी है मैंने, HCl इज एन स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, HI यानी कि हाइड्रो आयोडिक एसिड, आई और फिर और भी एग्जांपल्स दिए हैं। वीक एसिड्स में भी है सल्फ्यूरिक एसिड, मेथेनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सब एग्जांपल्स हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में बेस और स्ट्रॉन्ग भी होता है, वीक भी होता है। जैसे एसिड होता था स्ट्रॉन्ग बेस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, स्ट्रॉन्ग बेस डिसोशिएट्स ऑलमोस्ट completely and the resulting aqueous solution contains mainly OH minus ions and the concerned basic radicals, for example NaOH, KOH, Ca hold wise OH2, Na2। so क्या होता है जब स्ट्रॉन्ग बेस में वैसे ही होता है, एक बेस ऑलमोस्ट सभी मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे NaOH को डाला तो Na और OH ऑलमोस्ट सारे मॉलिक्यूल्स, Na अलग हो जाएंगे, OH अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। Weak base on dissolving in water, a weak base does not dissociate completely. The resulting aqueous solution contains a small proportion of OH minus ions and the concerned basic radical along with a large proportion of undissociated molecules of the base, for example NH3। वीक बेस जैसे वीक एसिड था वैसे वीक बेस। एक वीक बेस को अगर हम लोग डालेंगे पानी में तो बहुत ही कम प्रपोर्शन में हमें मिलेगा जो सेपरेट हो चुका है, ज़्यादा वो वैसे ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जो सेपरेट नहीं हुए। स्ट्रॉन्ग बेस में ज़्यादा वो मिलेंगे जो सेपरेट हो चुके हैं और बहुत ही कम मिलेंगे जो ऐसे सेपरेट नहीं हुए। लेकिन वीक बेस में ज़्यादा सेपरेट नहीं होते, बहुत सारे वैसे के वैसे ही रहते हैं। सो ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस था। और एक एल्कली, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। The bases which are highly soluble in water are called alkali. For example, NaOH, KOH, NH3. Here, sodium hydroxide and potassium hydroxide are strong bases, while ammonium is a weak base. सो अल्कली हम आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि बेसिस को ही अल्कली बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, ऑल एल्कली आर बेसिस। मतलब एल्कली सभी एल्कली बेस हैं, लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं होते। एल्कली वो होते हैं, वैसे बेस होते हैं जो एकदम कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता था, थोड़े रह जाते थे, बहुत कम। वीक बेस में तो सवाल ही नहीं उठता। एल्कली में तो थोड़े भी ही नहीं रह जाते, वो पूरे के पूरे सॉल्युबल डिसॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ऐसा नहीं होता ऐसे कि अल्कली एक स्ट्रॉन्ग बेस ही हो, वीक बेस भी अल्कली हो सकता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस जो है जो अल्कली है, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, फिर भी वो अल्कली है। मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, NH3 को डाला, OH माइनस और NH4, ये एक एसिड है, देख लिया आपने। अब हम लोग ये लेक्चर आई एम एंडिंग हियर ओनली। We will continue in next lecture. Thanks for watching. Please like and subscribe and share the video.